नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है फिर से एक बार कौटिल्य बलरामपुर के ऑनलाइन क्लास की सुविधा में जो हम YouTube के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और ये आशा करते हैं कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जब सिविल सर्विस के लिए हम लोग एक नया डेडिकेटेड बैच स्टार्ट किए हैं तो उसके माध्यम से आप जल्द से जल्द क्लासरूम की तरफ लौटेंगे। तो ठीक है, डेमो क्लास के तौर पे आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिकन सिविल वार या अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिका के आज़ादी के बाद अमेरिकी गृह युद्ध जो 1861 से 1865 ईस्वी तक हुआ, उसके कारण क्या थे। ठीक, अमेरिकन गृह युद्ध के कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या हुआ, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी जो अमेरिका को गृह युद्ध के तौर पे उसको गृह युद्ध तक लेके आई। हमेशा से जैसे मान के चलिए, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 ईस्वी में, जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति हुई, तो उसके साथ साथ वहाँ के जो 13 उपनिवेश थे, उन 13 उपनिवेशों ने मिलके, जो 13 ब्रिटिश उपनिवेश थे, उन 13 राज्यों ने आपस में मिलके एक अमेरिका का निर्माण किया, यानी अमेरिकी संघ का निर्माण किया। अमेरिकी संघ का निर्माण किया। अब गृह युद्ध को कायदे से समझने से पहले आपको जानना होगा कि जो राज्य होते हैं, ठीक है, राज्य कितने प्रकार के होते हैं, कि सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र राज्य संबंधों के आधार पे राज्य कितने प्रकार के होते हैं। केंद्र राज्य संबंध के आधार पे राज्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला परिसंघ, दूसरा संघ और तीसरा एकात्मक राज्य। ठीक, परिसंघ वह राज्य होते हैं जिसमें राज्य मिलके एक केंद्र का निर्माण करते हैं, अर्थात जो केंद्र को शक्तियां मिलती हैं। अगर मान लिया जाए कि ये छोटे छोटे कई सारे राज्य हैं, ये मिलके एक केंद्र का निर्माण करते हैं, एक सेंटर का निर्माण करते हैं, और इनमें से जो केंद्र की शक्तियां वो राज्यों के द्वारा प्रदत्त होती हैं। परिसंघ में केंद्र की शक्तियां राज्यों के द्वारा जब प्रदत्त होती हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे शक्तिशाली परिसंघ में कौन होगा, राज्य शक्तिशाली होते हैं। ठीक, वहीं दूसरी विशेषता इसकी है, राज्य अगर शक्तिशाली है, जाहिर सी बात है उन्होंने मिलके अब आपस में मिलके एक केंद्र का निर्माण किया है, तो जाहिर सी बात है राज्य जब चाहे केंद्र से अलग हो सकते हैं, यानी राज्य को अलग होने का अधिकार होता है। तो ये वही चीज़ था कि जब 13 उपनिवेश मिलके एक अमेरिकी संघ का निर्माण किए ब्रिटिश के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद, तो कुछ ऐसे घटनाएं घटी या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे से इनमें से कई सारे राज्य अमेरिकी संघ से अलग होने की बात करने लगे। ठीक है, तो अब परिसंघ में पहला क्या है, राज्य शक्तिशाली होता है। राज्य को शक्तियाँ अगर केंद्र को शक्तियाँ अगर राज्य से मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अच्छा शक्ति का बंटवारा तो हो गया, ठीक, केंद्र और राज्य के बीच में अगर शक्ति का बंटवारा हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो राज्य के द्वारा केंद्र को शक्ति मिली है, तो बची कुची जो क्षमताएं होंगी या शक्तियाँ जो होंगी वो किनके पास होंगी। जाहिर सी बात है अगर राज्य शक्तिशाली हैं तो अवशिष्ट शक्तियाँ भी परिसंघ में किसके पास होती हैं, राज्यों के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी, राज्यों के पास होंगी। अब इन सारी बातों को एक करके देखा जाए, राज्य शक्तिशाली है, राज्य को अलग होने का अधिकार है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे किसका विनाश हो सकता है, अगर सारे राज्य मिलके अलग हो जाएं तो केंद्र का विनाश हो जाएगा। तो इसको एक टर्म में परिसंघ को हम कह देते हैं कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। अविनाशी राज्यों का, इसे हम विनाशी संगठन कह देते हैं। उसके साथ साथ अब संघ की बात करते हैं। संघ में और कुछ नहीं है, सारी विशेषताएं यही हैं। राज्य शक्तिशाली होता है, संघ में भी राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां यानी जो बची कुची शक्तियां होती हैं जिनका विभाजन नहीं होता है, वो भी केंद्र के पास, केंद्र की जगह पे राज्य के पास होता है।
अगर अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण करते हैं, तो परिसंघ और संघ होने में अंतर क्या होता है कि यहाँ पे जो अलग होने का अधिकार है कि राज्य जब चाहें अपना नाता रिश्ता केंद्र से तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अलग होने का अधिकार नहीं होता। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है। तो अगर इन सारी विशेषताओं को एक लाइन में बोला जाए तो क्या हो जाएगा ये कि अविनाशी राज्यों का इसे हम अविनाशी संगठन भी कह देते हैं। वहीं एकात्मक राज्य नॉर्मली छोटे देश होते हैं जिनकी ज्योग्राफी बहुत ही छोटी होती है, किसी एक विशेषता के आधार पर वो इकट्ठा होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे राज्य होते ही नहीं है, सब कुछ केंद्र के ही हाथ में होता है। तो अमेरिका जब आज़ाद हो, ठीक है, अब इसको हम लेके चलते हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध होने के कारणों में इसकी क्या भूमिका थी। जैसे कहा जाता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही अमेरिकी गृह युद्ध के बीज वहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दास प्रथा का मुद्दा, अमेरिका आज़ाद तो हुआ, सारे राज्यों ने 13 राज्यों ने मिलकर संघर्ष किया ब्रिटेन के साथ। जब 13 राज्य संघर्ष करके अमेरिका को आज़ाद करते हैं तो फिर महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है, दास प्रथा को समाप्त नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज़ है जो सामाजिक आर्थिक विषमता लोगों के बीच विद्यमान थी, ठीक, वो उस सामाजिक आर्थिक विषमता को ध्यान में रख के काम नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली होती है कि क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या होता है दोनों एक ही चीज़, व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं। आप अगर आज विद्रोह करने की स्थिति में हैं किसी भी, या सरकार के खिलाफ हो या समाज के खिलाफ हो, तो आप किसी ना किसी उस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन ना करा जाए तो लेकिन उस व्यवस्था को आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्रांति और विद्रोह में मतलब मूल अंतर यही होता है कि विद्रोह किसी व्यवस्था के खिलाफ होता तो है, ठीक है, खिलाफ तो होता है, लेकिन एक स्वार्थ की बात होती है ना, एक सीमित हित की बात होती है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, सीमित हित जुड़े होते हैं, सीमित हित। उसके साथ साथ इसमें एक बात और आती है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं होती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं होती है। जैसे भी हमारे यहाँ पे अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे, तो बड़े सारे जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ थे, उस औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पे कोई एक नई व्यवस्था की बात नहीं की जा रही थी। वहीं क्रांति में क्या होता है, एक तो पहली चीज़ है उस व्यवस्था के खिलाफ होता है। व्यवस्था के खिलाफ होने के साथ साथ क्रांति एक सीमित अर्थों में नहीं होती है, ये क्रांति एक व्यापक तौर पे होती है, व्यापक अर्थों में होती है, और पूरी तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती है। तो जब अमेरिकी क्रांति हुई तो अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, वो चाहे औपनिवेशिक नीतियों के कारण स्वरूप हों, चाहे ग्रेनविले की नीतियाँ आई हों बाद में, और फिर चाहे बोस्टन टी पार्टी की बात, अमेरिका का और ब्रिटेन का सीधे सीधे प्रत्यक्ष संघर्ष हो, तो इन सब के बावजूद अमेरिका आज़ाद हुआ। लेकिन वहाँ पे उन दासों को मुक्ति नहीं मिली, दासों को आज़ादी नहीं मिली, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, और जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी भागों में एक सामाजिक आर्थिक विषमता विद्यमान थी, उसको लेके भी कोई काम नहीं किया गया। तो ये सारे कारण आगे चल के एक अमेरिका को एक गृह युद्ध की तरफ धकेल देते हैं। जैसे पहले ही बताया मैंने कि 13 राज्य, वह 13 ब्रिटिश उपनिवेश मिलके जाके एक क्या कहते हैं, अमेरिकी संघ का निर्माण करते हैं। जो अमेरिकी संघ का निर्माण होता है, संघ इन द सेंस, संघ का मतलब होता है कि शुरुआती तौर पर अमेरिका परिसंघ था, यानी इन 13 राज्यों को अलग होने का अधिकार था। जब अलग होने का अधिकार था और इन राज्यों के फेवर में कुछ नहीं किया गया, खासकर दक्षिणी राज्यों के फेवर में, तो कहीं ना कहीं ये फिर गृह युद्ध की तरफ मतलब उस संघ के विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं हमको संघ नहीं चाहिए, हम अलग अपने स्वतंत्र रूप में ही खुश हैं, और संघ से अलग होने की बात करते हैं। तो अब एक एक करके हम अमेरिकी गृह युद्ध की कारणों की पड़ताल करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध कारण क्यों होते हैं। पहला जो कारण यहाँ पे नज़र आता है अमेरिकी गृह युद्ध का, कि एक व्यापक तौर पे सामाजिक आर्थिक विषमता विद्यमान थी, सामाजिक और आर्थिक विषमता विद्यमान थी बड़े पैमाने पर। सामाजिक आर्थिक विषमता का मतलब क्या था
जैसे एक देश के कई सारे हिस्से होते हैं, जैसे भारत की बात करते हैं ना, तो कभी हम बोल देते हैं उत्तरी भारत, कभी बोल देते हैं दक्षिणी भारत की बात। उसी तरह से अमेरिका में, अमेरिका का मतलब अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का नाम ले रहे हैं तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 भागों की बात कर रहे हैं, ना कि 2 कॉन्टिनेंट्स की। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये मान लीजिए पूरा अमेरिका था, ठीक है। अब इसको एक डिवाइड कर लें, ठीक। तो डिवाइड करने के बाद जो ये ऊपर का हिस्सा हो गया तो यहाँ का उत्तरी भाग हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, और दूसरा दक्षिणी भाग हो गया अमेरिका का। उत्तरी भाग क्या था? उत्तरी भाग, पहली चीज है कि उत्तरी भाग औद्योगिक था। अगर कोई क्षेत्र आपका औद्योगिक है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उद्योग धंधे करने वाले, कुछ पैसे लगाने के लिए या फिर उस उद्योगों को चलाने वाले 2 वर्ग मौजूद हो सकते हैं। पहला होगा पूंजीपति वर्ग, यानी जिसके पास पैसा है, और दूसरा होगा वह उद्योगपति वर्ग मौजूद था। ठीक, पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग मौजूद था। और इन औद्योगिक इकाइयों में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उद्योग धंधों में अगर किसी को काम करना है, वो अपना घर छोड़ के काम करने जाएगा तो उसके दास के माध्यम से आप काम नहीं करवा सकते हो। उसको आप डेली पेमेंट करोगे, या जिस हिसाब से मासिक तौर पे आप भुगतान करोगे या दैनिक रूप से भुगतान करोगे। क्योंकि दासों का क्या होता है ना कि वो एक रिदम में काम करते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन एक्सेस चाहिए, क्योंकि हर एक उत्पादन या औद्योगिक इकाई की यही चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन हो और वो माल, जो तैयार माल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाजार तक पहुँचे, जिससे उसकी कंपनी का फ़ायदा हो या उसके उद्योगों का फ़ायदा हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पूंजीपति और उद्योगपति मौजूद है, तो यहाँ दास की जगह पे क्या कहते हैं ना, श्रमिकों के माध्यम से काम किया जा रहा था। क्योंकि श्रमिक को आप प्रोत्साहन दे सकते हो ना, दास आप खरीद लिए हमेशा के लिए बांध के, अब कब तक मारपीट के काम चलाओगे। श्रमिक को आप प्रोत्साहन दिए कि आपने 1 यूनिट की जगह 5 यूनिट का उत्पादन किया है, तो उस उत्पादन में जो भी आपने वृद्धि की है उसके मात्रा में इस तरह का हम इंसेंटिव देंगे, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, जो भी उस आपकी अपनी नियत तरीके से हो। तो ये सारी जो सामाजिक संरचना और औद्योगिक संरचना थी वो उत्तरी भाग में मौजूद थी। वहीं दक्षिणी भाग अमेरिका का वो कृषि प्रधान था। कृषि प्रधान हिस्सा, कृषि हमेशा से एक माना जाता है लेबर इंटेंसिव काम है, बहुत ज़्यादा श्रमिक वहाँ, मतलब श्रम गहन कार्य उसको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वहाँ पे श्रम लगता है। ठीक है, इंडस्ट्री में भी लगता है, लेकिन वहाँ पे स्किल्ड काम के तौर पे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ना कि श्रम गहन क्षेत्रों कार्यों की। ठीक है, और कृषि प्रधान होने के साथ साथ यहाँ पे बागानी कृषि की जाती थी, बागानी कृषि की जाती थी। साथ साथ अच्छा, आपको खेती करना है तो आपको लिए बेहतर क्या होंगे कि एक बार में एक पैसा लगा के एक दास खरीद लो, ज़िंदगी भर काम करवाओ, या फिर उसको डेली क्या कहते हैं दैनिक तौर पे वेतन दे के काम करवाओ। तो अगर मेरी जहाँ तक समझ है उसके हिसाब से आप एक बार पैसा लेके दास खरीद लो, तो यहाँ पे दासों के माध्यम से कार्य किया जाता है, क्योंकि ये काम स्लो होते हैं, डेली दैनिक तौर पे आपको काम करना है। एक फसल चक्र में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं लगातार काम करना है। यहाँ पे आप उनको प्रोत्साहन दो भी तब भी वो काम करेंगे, क्योंकि वो आपके दास हैं। प्रोत्साहन ना दो तब भी वो आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे। और चलो ठीक है, खेत में अगर बैठे ही हैं, खेती का किसानी कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई इशूज़ नहीं है कि आपको डेली बेस पे टारगेट नहीं मिल रहा, जैसा कि औद्योगिक इकाइयों में मिलता है कि एक कम समय के भीतर या कुछ एक समय के अंदर एक क्या कहते हैं निश्चित उत्पादन करके उनको मार्केट में भेजना है। वो काम कृषि क्षेत्र में नहीं होता है, वो एक चक्र है, उसी चक्र पे वो कृषि तैयार होगी। तो इसलिए यहाँ पे दासों के माध्यम से कार्य किया जाता था। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर कृषि प्रधान है, बागानी कृषि चल रही है, दासों के माध्यम से कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे अगर पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग मौजूद था जो उद्योगों को प्राथमिकता देकर कार्य कर रहा था, तो यहाँ पे उसका उल्टा होगा कि दक्षिणी भाग में भूस्वामी व कुलीन वर्ग मौजूद था। कुलीन वर्ग जो शुरुआत से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सामंतवादी मानसिकता को बनाए रखे थे, वह उसके हिसाब से काम करते रहते थे, यानी कुलीन जो श्रेष्ठ वर्ग बोलते हैं जिनको एक तौर पे। ठीक, तो ये सारे काम थे। उसके अलावा अब यहाँ पे श्रमिकों के माध्यम से कार्य हो रहा है, यहाँ पे दासों के माध्यम से कार्य हो रहा है। अमेरिका में गृह युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था यही दास प्रथा का मुद्दा। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक विषमता के साथ क्या था, दास प्रथा का मुद्दा। दास प्रथा के मुद्दे में क्या था, अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ बहुत सारे बॉन्डेड लेबर्स हैं या दास हैं,
बंधुआ मजदूर के तौर पे वहाँ पे उनके खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, अगर जब तक ये मुक्त नहीं होंगे तब तक यहाँ पे श्रमिकों की आपूर्ति नहीं हो सकती है। ठीक, क्योंकि कुलीन वर्ग काम करने नहीं जाएगा, जिसके पास ज़मीन है वो काम करने नहीं जाएगा। पूंजीपति हो पैसा लगा देगा, उद्योगपति अपना मैनेजमेंट देख लेगा, लेकिन काम करने के लिए दासों का मुक्त होना आवश्यक था। तो क्या किए, उत्तरी भागों ने कहा कि दास प्रथा अमानवीय है, किसी को हम क्यों बांध के रखें या किसी को पिंजड़े में कैद करके हम क्यों रखें। तो इन्होंने पहली चीज़ कि दास प्रथा को अमानवीय मानकर, दास प्रथा को अमानवीय मानकर दास प्रथा की समाप्ति कर दी। ठीक, और वही चीज़ दास प्रथा को जो अमानवीय मान के, और यहीं कृषि प्रधान क्षेत्र में दक्षिणी भाग में दास प्रथा में दासों की उनको ज़रूरत रहती थी, क्योंकि एक लंबे समय तक उनको कार्य करवाना होता था। ठीक, तो पहला कारण क्या हो गया कि एक व्यापक सामाजिक आर्थिक विषमता नजर आती है उत्तरी और दक्षिणी भागों में अमेरिका के। दूसरा, दास प्रथा का मुद्दा कि अगर कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ पे दासों की ज़रूरत थी, वहीं श्रमिकों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, एक कम समय में बड़ा उत्पादन करने के लिए, प्रोत्साहित करके उत्पादन कराने के लिए उन्होंने दास प्रथा को अमानवीय मानकर, या यूँ कुछ कह लें कि दास प्रथा को मानवीय मानने में बहुत सारे विचारकों की भूमिका रही हो। चाहे वो रूसो की बात हो कि रूसो कहता है कि मनुष्य प्रकृति की तरह स्वतंत्र है, लेकिन बंधनों के माध्यम से सर्वत्र जकड़ा हुआ है, इसलिए मानवीय चेतना और मानवीय स्वतंत्रता की आवश्यक है वो प्रकृति की ओर लौटे। इन सारे विचारकों की भूमिका को आधार बना के या प्रेरित होकर इन्होंने इस दास प्रथा को उसके साथ साथ समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये पहला मुद्दा हो गया सामाजिक आर्थिक विषमता, दूसरा मुद्दा हुआ दास प्रथा, और तीसरा मुद्दा इसमें आप ले सकते हैं कि संरक्षण का प्रश्न था। संरक्षण का प्रश्न, संरक्षण के प्रश्न में क्या था कि जब भाई जाहिर सी बात है ना, अगर कोई उद्योग की स्थापना आप करेंगे तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की सरकार आपके उस उद्योग को सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो उद्योग आपका नहीं चल पाएगा। तो जो उत्तरी भाग में जो नवोदित उद्योगों की स्थापना हो रही थी, नए उद्योगों की जो स्थापना हो रही थी, उस नए उद्योगों की स्थापना के साथ साथ उसके संरक्षण की बात कही गई। उत्तरी राज्यों के द्वारा इन नए उद्योगों के संरक्षण की मांग रखी गई केंद्र के समक्ष। तो उस नए उद्योगों की संरक्षण की मांग को भी स्वीकार कर लिया। संरक्षण की मांग को स्वीकार करने के साथ साथ उनको और भी विशेष तरह की छूट या रियायतें दी गई। एक ऐसा क्षेत्र जो औद्योगिक है, जिसको उद्योगों की अगर स्थापना की जा रही है तो उनको एक क्या कहते हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ उनको कुछ रियायतें दी जा रही हैं, क्योंकि आप आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको संघ है या केंद्र है कुछ ना कुछ विशेष छूट प्रदान करेगा। तो वहीं चाहिए एक दक्षिणी भाग जो कृषि प्रधान है, जहाँ पे इन सारी चीज़ों की स्थापना नहीं हो रही है। तो इस परिणाम के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद दक्षिणी राज्यों ने अपना विरोध माना। ठीक, केंद्र को अपना विरोध माना कि केंद्र हमारे हक में काम नहीं कर रहा है और हम अब केंद्र से अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये अपना विरोध माना और वो विद्रोह या असंतोष की उत्पत्ति, मतलब क्या कहते हैं, असंतोष, उनके अंदर असंतोष की भावना फैली और वो असंतोष की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति कह सकते हैं, गृह युद्ध के रूप में जानी जाती है। और तीसरा पॉइंट, अगले पॉइंट की बात की जाए तो लिंकन की भूमिका, जो अमेरिका के सबसे एक महानतम राष्ट्रपतियों में से एक थे, इन्होंने दास प्रथा की समाप्ति भी की थी कुल मिला के। तो लिंकन ने क्या किया कि 1860 ईस्वी में अपने चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने एक घोषणा की, दास प्रथा अमानवीय है, इसे हमें समाप्त कर देना चाहिए। अब क्या था, दास प्रथा समाप्त की बात की, दक्षिणी राज्य दासों को बनाए रखना चाहते थे, उत्तरी समाप्त करना चाहते थे। तो लिंकन की घोषणा का स्वागत कौन करेगा, उत्तरी करेंगे या दक्षिणी? जाहिर सी बात है उत्तरी राज्य करेंगे, और दक्षिणी राज्य इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि चुनाव में लिंकन जीत जाते हैं, और जैसे चुनाव में लिंकन जीतते हैं, दक्षिणी राज्य लिंकन को अपना विरोधी मानते हैं या संघ को अपना विरोधी मानते हैं, और एक विरोध की लहर नज़र आती है। और उस विरोध की लहर में दक्षिणी राज्य जेफरसन डेविस को अपना लीडर मान के और क्या कहते हैं, संघ से अलग होने की बात करते हैं। लेकिन अब वही बात है फिर एक शासक की या एक नेता की दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता की बात। एक घोषणा तो उन्होंने कर दी कि हम
दास प्रथा को अमानवीय मानते हैं, हम इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन जब ये चला कि अमेरिकी संघ टूटने वाला है, तो अगर अमेरिकी संघ टूट जाता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती, क्या साख रह जाती, क्योंकि सारे लोग मिलके, चाहे उत्तरी हों चाहे दक्षिणी हों, उन्होंने ब्रिटेन के साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो अब लिंकन ने क्या किया, उन्होंने सीधे एक घोषणा की, हम संघ को, ठीक है, अमेरिकी संघ को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अमेरिकी संघ शाश्वत, अस्थायी और अखंडनीय है। यानी कि अब ये लोग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन की तरफ से ये संघ की तरफ जाने की प्रक्रिया में जुड़ गए कि जहाँ पे राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता। तो वही लिंकन की घोषणा आती है कि अमेरिकी संघ शाश्वत, अस्थायी व अखंडनीय है, इसमें से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और वहीं पे एक दूसरी घोषणा करते हैं कि हम संघ को बचाना अपना प्राथमिक लक्ष्य घोषित करते हैं, जिसमें यदि कुछ को दास बना रखे, कुछ को मुक्त करके, या सभी को बना रख के, सभी को मुक्त करके अगर हम संघ को बचा सकेंगे तो संघ को हम बचाएंगे। अपना उन्होंने प्राथमिक लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही प्राथमिक लक्ष्य संघ को बचाना घोषित किया और उन्होंने पूरे देश भर में सेनाओं का विस्तार आरंभ किया, संघ की सेनाओं का। जब संघ की सेनाओं का पूरा देश में विस्तार हो गया, उसके साथ घोषणा की हम किसी के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने नहीं जा रहे हैं, बदले की भावना से हम दक्षिण राज्यों की तरफ कार्यवाही नहीं करेंगे। ये केवल और केवल संघ की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संघ की सेनाओं का विस्तार मात्र है। जब पूरी तरह से सेनाओं का विस्तार हो गया तो उसके साथ साथ इन्होंने दास प्रथा की भी समाप्ति कर दी। और इसके साथ दास प्रथा की अगर समाप्ति हुई तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण के राज्यों में उनकी तरफ से लड़ने वाले भी वही केवल दास ही थे। अब जब दास स्वतंत्र हो गए, किसी के लिए वो काम नहीं करने के लिए स्वतंत्र हो गए कि अब हम हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, अपने उसके जो भी उनका स्वामी वर्ग था, तो उनकी तरफ से वो युद्ध कर नहीं सकते थे। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनाएं, संघ की सेनाएं सामने खड़ी थी, तो दक्षिणी राज्य पूरी तरह से क्या कहते हैं ना कि सहायता विहीन हो गए और उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक। तो दक्षिणी राज्य आत्मसमर्पण करते हैं, दास प्रथा की भी समाप्ति हो जाती है। लेकिन एक लिंकन की एक भावना आती है कि लिंकन कहते हैं, उनका एक विचार आता है कि हम दक्षिणी राज्य, चलो ठीक है उन्होंने गलती की, अपने हितों को ध्यान में रखते हो, लेकिन अब हम उनके लिए बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी अव्यवस्था फैलाई या व्यवस्था के तौर पे काम किया, अब उनसे हम बदला नहीं लेंगे, बल्कि अब हमसे एक सभी अमेरिकी लोग अब अमेरिकी विकास के लिए काम करेंगे। और इस गृह युद्ध का परिणाम ये हुआ कि एक वास्तविक अमेरिका जो आज के तौर पे हमको दिखाई देता है, वो नज़र आया, एक महाशक्ति के रूप में नज़र आता है, ठीक है। इसलिए आज के समय में ये भी कहा जाता था कि अमेरिकी गृह युद्ध, जो यूपीएससी का या किसी भी आयोग का एक अच्छे फेवरेट क्वेश्चन में से है, कि अमेरिकी गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा की भांति था, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए दुखदायी होते हुए भी अमेरिकी वासियों के लिए अनकहा वरदान साबित हो गया, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं आप सबसे, ठीक है।